ओके, गुड इवनिंग। तो मैं ऑडिबल हूँ? बात हम्म। सर, ये जो आपने जो मतलब कि लगाए ना, मतलब कि स्मार्ट बोर्ड, मतलब इसका टोटल एक्सपेंसिव कितना खर्चा हो जाता है? ये सबसे सस्ता वाला है, इसका 1 लाख रुपए दाम है। महंगा वाला लोगे मैक्स प्लस, क्या नाम है उसका, मैक्स हब आई थिंक, उसका 3-4 लाख रुपए का आता है। ठीक है ना? मतलब इसका कोई वारंटी वारंटी देते हैं, मतलब कि? हाँ, वारंटी तो रहता है। तो डिपेंड करता है, रेंज का कोई इशू नहीं है, बस वही स्मार्ट बोर्ड 1 लाख से 4-5 लाख तक का आता है। मतलब थैंक यू। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं डाउट। तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करें? यशवंत ने क्वेश्चन भेजे हैं ना, चलो कुछ देख लेते हैं। हाँ, ये तो समझ आ गया यशवंत आपको, ये 13/21 ही होगा, ये मिस्टेक है इसमें। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये कई लोगों को डाउट आया है। तो इसका ठीक है ना, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये वर्क आवर वाला क्या क्वेश्चन है, वर्क डे देख लेते हैं। अच्छा, वर्क डे इज, हाँ हाँ हाँ, पेयर ऑफ शूज वाला ये हमने पहले भी डिस्कस किया ऐसे तो। Suppose there are 5 pair of shoes in a closet and the 4 shoes are taken out at random. तो 5 पेयर है ना, तो जैसे 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, 5 पेयर। तो अभी मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, लेकिन एक जगह मिक्स करके रखा हुआ है ना। सो जो सैंपल स्पेस में है, ये 10 शूज हैं, एक साथ मिक्स्ड हैं। तो यू आर टेकिंग 4 रैंडमली, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट among the 4 taken out there are at least 1 complete pair, ये ना। there is क्या है, ये बीच में ओमेगा लगा दिए, टाइपिंग मिस्टेक है नहीं। at least 1 complete pair, कम से कम एक complete pair हो नहीं। तो ऐसा कर दो, तो इसका क्या मतलब होगा, 1 माइनस, बताओ जी, इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा तो क्या होगा, कोई बताओ। जिसका डाउट भाई आदित्य तुम्हें बताओ। तो इसका मतलब ये है कि, है ना, 4 जो सिलेक्ट किए हैं उसमें से नो कंप्लीट पेयर, कोई कंप्लीट पेयर नहीं होगा, यही होगा ना। आपके पास 10 शूज हैं टोटल, यू आर, जिसमें 5 पेयर्स हैं, एंड यू आर सिलेक्टिंग एट रैंडम 4। तो 1 माइनस, ठीक। अब यहां पे क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बताओ भाई। 10 में से 4 शूज सेलेक्ट करने हैं, सो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग 4 शूज आउट ऑफ 10। सो ये हो गया 10C4, ठीक। अब ये तो हो गया टोटल सैंपल स्पेस। अब हमें इसका ढूंढना है कि आपने 4 पेयर सेलेक्ट किए और एक भी कंप्लीट पेयर नहीं आया। इसका क्या मतलब है कि 4 जो आए होंगे, इनमें से एक हो सकता है, इनमें से एक, इनमें से एक, इनमें से एक, या इनमें से एक, यही ना, यही होगा।
क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि कोई दो एक साथ आ गए पेयर वाले, तो एटलीस्ट एक पेयर तो मिल ही जाएगा मुझे। तो ऐसा है कि यहाँ पे इनमें दो में से एक आएगा। सो 2C1 ऐसा हो सकता है। एंड तो कितने 2C1 की पावर 4, 2C1 क्यों लिया हमने, सेलेक्टिंग वन फ्रॉम दिस, तो कोई चार हम एनी 4, तो देयर आर 5 पेयर, तो तुम चार शूज सेलेक्ट कर रहे हो ना, यू विल गेट 1 शूज फ्रॉम ईच पेयर, यही मतलब है। बट यहाँ तो 5 पेयर है, तो पहले 5 पेयर में 4 पेयर चूज करने के क्या तरीके हैं, हाउ मेनी यू कैन चूज 4 पेयर्स आउट ऑफ 5 पेयर्स, कितना होगा 5C4। तो पहले 5 पेयर, उसमें 4 पेयर चूज किया, और उन चारों पेयर में से एक एक शूज तुम सेलेक्ट करोगे। तो 2C1 is the number of way of selecting one shoe from one pair. So there are 4 shoes we are taking. So ऐसा होगा। तो ये सिचुएशन है where you will get no complete pair। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, तो ये आई थिंक 13/21 आएगा। सर इसमें बड़ा डाउट है, तो इसको सर लॉजिक पूछना है, तो इसमें तो मैं यही निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नो पेयर, मतलब कोई पेयर ना आए। हाँ, इसको ऐसे ना सोच लेना लेटर बोला इन ऑर्डर, एन लेटर से एन लेटर बोला आपने बताया था। हाँ 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 हाँ, वो वन अपॉन के समेशन मैचिंग प्रॉब्लम जो था। हाँ हाँ, वैसे ना सोचने। तो मैचिंग पेयर में क्या होता है कि आपके पास मान लो n नंबर ऑफ इनवेलप्स है, n नंबर ऑफ लेटर्स हैं, तो इनवेलप फिक्स रखा हुआ है। सो यू हैव n लेटर्स, यू वांट टू पुट रैंडमली n लेटर इनटू n इनवेलप्स। तो वहां पे ये होता है कि आपके पास टोटल कितने मैच करेंगे, नंबर ऑफ मैचिंग, कि वन लेयर गोज इनटू वन लेटर इज इन इट्स करेक्ट इनवेलप, है ना। तो वहां एक मैचिंग हुआ तो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे तुम कैसे करोगे, यहाँ मैचिंग को कैसे रिलेट करोगे, सोचो। पेयर से मतलब पेयर तुम्हारा क्या है, तुम एक शू को हम लेटर मान लेंगे, एक शू को एनवेलप मान लेते हैं। ओके 5 ठीक है। तो उसमें क्या करना है, हमें तो सिलेक्ट करना है 4। तो वहां पता है टोटल वे कितने होते हैं, कि वहां पे तुम्हारे पास n ऑब्जेक्ट है, n लेटर्स n इनवेलप, तो n लेटर्स कैन बी अरेंज इन हाउ मेनी वे, n फैक्टोरियल वे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो सैंपल स्पेस वो कितना आएगा, क्या n फैक्टोरियल आएगा, वहां सैंपल स्पेस n फैक्टोरियल होता है, तुम डिनोमिनेटर में देखते हो ना n फैक्टोरियल आता है मैचिंग प्रॉब्लम में, बट यहाँ तो n फैक्टोरियल नहीं है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे 4 मैचिंग है, तुम ये कहना चाह रहे हो कि ठीक है 4 मैचिंग है, 5 पेयर है उसमें 4 मैच कर रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हो। मतलब 5 पेयर है, हाँ एक भी मैच नहीं कर रहा है, दूसरे समेशन -1 की पावर r अपॉन r तक अपॉन फैक्टोरियल और उसको लिमिट होगी 0 से 5 से। तो आंसर क्या आ रहा है उससे, तुमने ट्राई किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा क्या आंसर आया, रोज है पर मतलब इतना कर तुम पहले करके देखो कई हाँ डेसिमल में क्लोज है, 44/120 आ रहा है। नहीं, लेकिन आंसर तो एग्जैक्ट आना चाहिए। मतलब इसका जो आंसर आएगा डेसिमल प्लेस एटलीस्ट क्लोज नहीं, कितना क्लोज है इसका, डेसिमल में क्या आता है उसका क्या आता है, क्लोज नहीं, वैसे होगा तो एग्जैक्टली सेम आएगा तब सही होगा, वैसा नहीं होगा क्योंकि मैचिंग से रिलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। बट स्टिल ट्राई करो, आंसर अलग आएगा, इसका मतलब वो गलत होगा, आंसर अलग होगा। तुम चेक करके देखो उससे क्या आंसर आता है, क्या आंसर आया इसी क्वेश्चन का, तुम जैसे सोच रहे हो उस हिसाब से क्या आंसर आया। उस टाइम तो कुछ 44 बाय कुछ कंट्रोल करता है। नहीं तुम एक बार चेक करो, पहले उसको चेक करो फिर बताना, मुझे भेजना सोल्यूशन, तो मैं देखता हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मैचिंग से थोड़ा सा डिफिकल्ट वो होगा ये, क्योंकि मैच यहाँ कराना, यहाँ सेलेक्ट करना है ना। तो जीरो मैचिंग तुम कहना चाह रहे हो, जीरो मैचिंग का मतलब क्योंकि ये खुद एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, ये सूज प्रॉब्लम जो है ये खुद एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारे रिसर्च प्रॉब्लम रहे हैं जो इनिशियली डिफिकल्ट रहा है, बाद में लोगों ने सॉल्व किया है, फिर वो बुक्स में आए हैं तो फिर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो इस तरह से। ये सब ऑलरेडी एक इनिशियली बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम रहा है, जब तक सॉल्व नहीं हुआ था तब तक। मैचिंग प्रॉब्लम भी एक तरह का स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आई थिंक ये ओके है। हाँ जी, यशवंत इन्होंने भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनका जो ट्राई इन्होंने भेजा है। तो इसमें क्या है, इसमें मिस्टेक है क्या कुछ? अ प्रोग्रामर हैज अ 90, देखो ज्यादातर क्वेश्चन हमारे मान लो 60 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो उसमें हो सकता है 2-4 गलत हो, मतलब ऐसा रहेगा। A programmer has a 95% chance of finding a bug every time she compiles his code. Okay, and it takes her 3 hours to rewrite the code every time she discovers a bug. Okay, तो 3 घंटे उसको लगते हैं दोबारा लिखने में कोड को। Find the probability that she will finish her program by the end of her work day. तो assume that a work day is 8 hours. Actually टाइपिंग में मिस्टेक की, 8 hours होगा ना, आई थिंक 8 hours। तो 90% चांस है कि इट विल फाइंड द बग एंड 5% चांस है कुड नॉट फाइंड द बग। ओके, एंड so single it takes 3 hours to rewrite the code every time. Okay, तो find the probability that she will finish her program by end of the day. So या तो देखो, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना इसमें। E1 है कि she will find a bug, and E2 she will not find। ठीक, एक तो ये पॉसिबिलिटी, ये पार्टीशंस हो गया। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो दे रखा है 95% है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा 5%। ठीक है, ये तो E1 E2 हो गया। अब ये है इट टेक्स हर 3 hours टू रीराइट द कोड एवरी टाइम शी डिस्कवर्स अ बग। ओके, find the probability that she will finish her program by end of her work day. So मान लो इवेंट A है, so event A is कि she will finish program by end of the day। मतलब क्या, इन 8 hours है ना, मतलब इन द वर्क डे। सो मतलब इन 8 hours, 8 hours में फिनिश करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसमें क्या होगा, एक ही बग मिलेगा या मान लो फर्स्ट टाइम सो हाउ मेनी बग शी विल गेट, कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 2। नहीं, जैसे एक बार इसने कोड लिखा, रन कराया, तो लाइक अगर एरर नहीं आया, बग मतलब एरर हो गया ना, दिस इज द एरर। सो अगर एरर नहीं आया तो ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। सो जैसे यहाँ पे अगर मैं एक ही बार कंसीडर करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, बट ऐसा है कि पहली बार है, मान लो कि एरर आया, फिर वो C2 3 hour है ना, एंड मैक्सिमम 2। ओके, तभी तो 6 घंटे में ऊपर पाएगा, अगर वो 9 घंटे लगेंगे तो कुछ सुधार होगा। तो यहाँ पे ये है कि जो अभी मैं जैसे लिख रहा हूँ, एक बार मैं लिख रहा हूँ नहीं। अच्छा ये देखो, जैसे मैं अगर इस तरीके से सोचता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो वैसे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी टाइप का बन जाएगा।
बट आर से कैसे तुम रिलेट करोगे इसको प्रोबेबिलिटी को? यहाँ तो ठीक है, E1 तुम्हें पता है कि लाइक 95/100 है ना, एंड ऐसे ही प्लस में लिखूं E2 पता है 5/100, अभी तो ठीक है। अब A गिवन E1 अगर उसको एरर मिलता है तो व्हाट इज द चांस शी विल कंप्लीट? तो कितने एरर मिले इस पे डिपेंड करेगा ना, ये कितनी बार एरर आया। तो यहाँ पे उससे रिलेट कर सकते हैं हम लोग, या एरर एक बार भी नहीं आया, या एक बार आया, 2 बार आया ना, इस तरीके से। हाँ, या 3 टाइम आया, तो उससे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। सो ठीक है, यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ पे फिर प्रॉब्लम ये है कि है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा कि कितनी बार एरर आया है ना। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। So what is probability of not getting error? ये 5% है ना। And if she is not getting error, then क्या probability है वो complete हो जाएगा? Okay. Now the first time she find the error, उसकी probability कितनी है? 95/100 है ना। अब ये है कि एक बार अगर एरर आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है काम कंप्लीट हो जाएगा? द फर्स्ट टाइम अगर एक बार एरर आया मान लो है ना, सी फाइंड अ बग फॉर फर्स्ट टाइम, सी फाइंड अ बग है ना, एंड देन उस केस में वो 3 घंटे लगेंगे। फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? तो इफ सी गेट अ बग तो 3 घंटे लगे, एंड नेक्स्ट टाइम अब इसके अंदर ना फिर से वो लग जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर फिर से अब फिर से ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगा। मतलब सेम प्रोसेस, मतलब फर्स्ट टाइम एरर आया था, कितने घंटे उसको लग गए? 3 घंटे लग गए। तब उसके पास कितने घंटे बचे? 5 घंटे है ना। तो अगेन नाउ इन द सेकेंड टाइम सी ट्राइज, एंड सेकेंड टाइम अगर एरर नहीं आया तो क्या प्रोबेबिलिटी है काम कंप्लीट हो जाएगा? बताओ भाई, मैं क्या बोल रहा हूं? पहली बार में she got an error, so it took 3 hours to rewrite the code, then again she will run the code, and next time मानो अब error नहीं आया, so what is the probability that work will be completed? 5/100। क्यों? नहीं 500 हो गया, 500 था कि एरर नहीं आया। अब कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? विद इन 8 आवर्स, मतलब ये 1 ही हो जाएगा फिर से। 1 ही हो जाएगा। हाँ, अब अगर दूसरे एक बार देखो, एक बार एरर, सेकेंड टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। नाउ इफ अगेन सी गेट द एरर, ओके, इफ सी अगेन गेट द एरर, तो सेकेंड टाइम एरर आया तो लाइक 3 घंटे अलरेडी लग चुके हैं। नाउ सी विल टेक 3 मोर आवर है ना, तो 6 आवर्स मतलब उसके चले गए। ओके, तो अब क्या होगा? तो ये तो सेकेंड टाइम का हो गया है ना। नाउ यहां फिर से वो प्रोसेस चलेगा, तो अब सेकेंड टाइम उसने क्या किया? सेकेंड टाइम एरर मिला, देन सी टुक 3 मोर आवर, तो 6 आवर्स चले गए। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? कि उसको एरर ना मिले, तो अगर एरर नहीं मिलेगा तो विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क, तो ये फिर से 1 है। और इफ she get the error again, तो what is the chance she will be able to complete the work within 8 hours? 0 हो जाएगा। तो अब तो 6 hours, she already took 6 hours, next she will again take 3 hours to work complete the code, तो उसको 9 hours लग गए, तो within 8 hours complete तो हुआ नहीं, तो मतलब ये 0 हो जाएगा। अब ये स्टॉप हो गया गेम। ये इसी को मैं ओपन करके लिखता तो कुछ ऐसा था, 5/100 into 1, फिर 95/100 3 आवर्स, फिर 5/100 है ना, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं इंटू 1 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 95/100 एंड ठीक है ना। अभी क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, अब इसको यहां मल्टीप्लाई हो गया,
और एक और टर्म आएगा चेक कर लो, मैंने बस उसको ओपन कर दिया, कुछ नहीं किया, इसको इससे फिर इसको इससे फिर इसको इससे और इसको उससे मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा, तो ये तो 0 हो गया। चेक करो क्या आंसर आता है, तो ये तो 0 हो गया, तो उधर से आपका आंसर जो रिक्वायर्ड है 5/100, अब उसको मल्टीप्लाई कर लो, देखो डेसिमल, सबको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, है ना। और ऐसे यहाँ पे है 95 इंटू 95 इंटू 5 और 1 पे 60, बाकी तो 0 ही हो गया। इसको देख लो डेसिमल में कन्वर्ट करके क्या आता है उसका। अच्छा यहाँ फ्रैक्शन दिया, फिर मैच करना पड़ेगा, ओ परसेंटेज में है, ठीक है, ट्राई करके देखो क्या आता है। कैलकुलेटर यूज करो, कैलकुलेटर अलाउड रहता है एग्जाम में, तो यू कैन यूज। 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा पता नहीं, इसमें तो आंसर 28% है, हैं? सर इसमें ऐसे ना कर पार्टीशन बना के, पार्टीशन बना के कैसे? मतलब मेरा जो पार्टीशन होगा जो टॉप है 121 से 2 बार रिपोर्ट किया होगा मैक्सिमम, हाँ इस वजह से मेरे को एक्स ग्रेटर ठीक है, ग्रेटर देन टू की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, हाँ और एक्स लेस देन 2 के लिए जो उसकी मैक्सिमम भाग होंगे वो लेस देन इक्वल टू, तो ये मेरा आया है 95/100 का स्क्वायर 105/100 का स्क्वायर। ओके, मतलब इसमें मैंने ये किया ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम ऑफ x, y लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे मैंने x को ले लिया है ज्योमेट्रिक, वो जो नंबर ऑफ डायरेक्ट RX सक्सेस वाला वो वाला, हाँ ठीक है, और उससे किया तो ये आया, तो उससे होगा क्या आया आंसर, क्या आया? 95/100 का स्क्वायर इनटू 1/105/100 का स्क्वायर। करो डेसिमल में कन्वर्ट करो उसको, देखो आंसर मैच कर रहा है। इसका आंसर क्या दे रखा है देख सकते हो, इधर 28, क्या ये 14 नहीं आ रहा है? सब लोग देखो 14 कैसे है? 20% तो यही है, ज्यादा ही आएगा, 20% तो यही है ना, 5/100 कितना है? 20% तो यही है, टोटल 14% ही है। अच्छा ये कितना है, मतलब इसका 5/100 मतलब कितना, परसेंट में कन्वर्ट करना है ना, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। टोटल डेसिमल बताओ कितना आया? ये तो 0.05 है, ये कितना है? इसको 95 इंटू 5 करना है नहीं, तो यहाँ पे 0.0 कितना 4 0 है ना, 475 होगा, और ये इसको करो, तो ये तुम्हारा आएगा 45125, 3 2 5 6 0 है ना, इन सबको ऐड करो कितना आता है? अरे 5%, सॉरी मैं 20% कह रहा था, ये 5% है, सॉरी हाँ ये मैं गलती कर रहा था यहाँ पे। सो ये 5/100 ठीक है ना, 5 एरर ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/100 है, आने की नहीं, तो यहाँ से 14% आ रहा है, लेकिन आंसर 28% दे रखा है, अप्रॉक्स 14% आ रहा है नहीं। हाँ ठीक है, आप लोग सही कह रहे थे, मुझे दिमाग में 0 है ना, 5% है ना वो तो, 4 8 5 13 अप्रॉक्स 14% है, लेकिन इसमें 28% दिया है, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, या इसका आंसर मैं मंगवाता हूँ सोल्यूशन अगर है तो। 8 आवर्स था, ठीक है, मतलब अप्रोच इस तरह से सोच सकते हैं, तो एक अप्रोच ये है, और भी अप्रोच हो सकता है, तो मतलब मैं इस तरह सोच रहा हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगा हो सकता है, और भी अप्रोच हो सकते हैं। सो अभी के ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको और दोबारा ट्राई कर सकते हैं, मैं देखता हूँ दोबारा कोई और अप्रोच से, अभी अगले जो इनका डाउट है उस पर आते हैं। सो नेक्स्ट जो ये आदित्य पूछा हुआ देखो तो क्या है,
x डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है माइनस n, ये तुम्हारे पास x है यूनिफॉर्म ओवर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस n, ठीक है। तो यही होगा ना, ये थोड़ा कैल इसने भी लिखने में मिस्टेक किया, हाँ ठीक है ना, सही तो है हाँ। तो ये हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x स्क्वायर इज k स्क्वायर, तो इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज प्लस माइनस k, यही है ना, x गिवन x इज प्लस माइनस k। तो यहां से आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इज प्लस और माइनस k। k क्या है 0 1 2 3 अप टू n। अरे तो भैया ये कुछ जीरो ही आ जाएगा सर। कैसे, सही एक्सपेक्टेशन का ऊपर ले लीजिए प्रोबेबिलिटी x प्लस माइनस के दे ही दिया है और 2n प्लस 1 उसका प्रोबेबिलिटी होगा। वैसे भी कर सकते हो इसको, दो ये या तो x k है या माइनस k, दो पॉसिबिलिटी है ना, तो प्लस और माइनस के दो बार क्यों लिखा है, या तो है ना, तो इसका मतलब एक तो दो वैल्यू लिखने का क्या मतलब है, x गिवन x बराबर k, ऐसा लिख सकते हैं। और जब x कांस्टेंट है तो ये तो k ही आएगा। ये पता ना, मान लो अगर ऐसा लिखा हूं a e ऑफ x गिवन x, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज दिस, स्मॉल x। ये स्मॉल x ही आएगा, ठीक है। डेफिनेशन से ट्राई कर सकते हो, हैं इनइक्वालिटी कहाँ बन रहा है, इनइक्वालिटी जब बनेगा तो बताएंगे। एक क्वेश्चन था हमारे पास आया था, तो उसका कंडीशन वो लगा लो, डेफिनेशन से कर लो। अगर यहाँ पे होता कि प्रोबेबिलिटी e ऑफ x गिवन x लेस देन मान लो हो गया n, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फिर तुम क्या करो, समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x, और x यहाँ लेस देन इंटरसेक्शन लोगे ना, यहाँ पे जब x टाइम pmf लिख रहे हो तो इंटरसेक्शन लोगे इसका, तो यहाँ सपोर्ट जो भी रहा हो इसका, तो यहाँ x की वैल्यू 0 से n, मैं मान रहा हूँ x का सपोर्ट 0 से स्टार्ट है मान लो, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन में, तो x 0 से n लो, यहाँ मोर देन n होता तो n से आगे लेता मैं, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी x लेस देन n, ये हो जाएगा। अगर मोर देन है तो वैसे कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x मोर देन k, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रीट है तो समेशन x प्रोबेबिलिटी x बराबर x फ्रॉम k से इंफिनिटी, मान लो इक्वल लगा हुआ, इक्वल नहीं तो प्लस कर देंगे अप टू, अच्छा यहाँ भी लेस देन है ना, इक्वलिटी लगाए तब n तक जाएंगे, वरना n माइनस 1 तक जाएंगे ना, तो इक्वलिटी लगा देता हूँ, और अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू k, ये हो जाएगा। सर हाँ सर, ये वाला जो फॉर्मूला लिखे ना, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x लेस देन इक्वल टू n, हाँ। प्रूफ कहां मिलेगा थोड़ा? प्रूफ कहाँ मिलेगा, आप खुद कर सकते हैं, प्रूफ मिलना क्यों, आप खुद सोचिए ना कि ये आप खुद से दिमाग लगा सकते हैं ना इसमें क्या है एक्चुअली। अगर इसको मैं ठीक से लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, तो आप खुद से ट्राई कीजिए, क्यों आप प्रूफ ढूंढना चाहते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्मॉल x समेशन x फ्रॉम 0 टू n, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हम देखो इस चीज को, इस वाली चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर, हाँ सर। यही तो है। अब इसको खोल लो, अच्छा एक मैंने मिनट, एक्चुअली ट्राई किया था बट हुआ नहीं ना, तो ओके, तो आपको बुक्स में देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा। तो अब एग्जैक्ट जैसे आपने से बोला ना कि इसको खोलने का मतलब, ऐसे ही मैंने ट्राई किया था एक बार, तो हुआ नहीं एक्चुअल में। समेशन, कोई नहीं, क्वेश्चन बताओ देख लेंगे, ऐसा होगा तो प्रूफ बुक में देखना पड़ेगा, आपको किसी बुक में तो मिलेगा, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किस बुक में है, बट इस तरह मिल जाए, इसलिए आपको रेगुलरली रिवाइज करते हैं डिफरेंट बुक्स, अगर आप देखते हैं तो मिल जाएगा। तो ये डेफिनेशन यूज करो। सर एक बार वो एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन x इक्वल टू x को कैसे एक्सपेक्ट करेंगे इस फॉर्म में, वो देखना। x गिवन कांस्टेंट है ना, तो यहाँ बता दिया x इज अ फिक्स कांस्टेंट, तो यू पुट दैट x here actually, an expectation of a constant is constant itself. ओके सर। नेक्स्ट जो उसने पूछा है, इसे देख लो फिर आगे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 जो है,
कि x कोई बर्नौली है, x is Bernoulli 1/3 and y is Bernoulli 2/3, तो z जो है x है या 1 माइनस x है, अगर y बराबर 1 है और अगर y बराबर 0 है। तो पूछ रहा है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 इज, अच्छा गिवन दैट z इज इक्वल टू 1, अच्छा आपको बता रखा है कि z 1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी मतलब पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन z इज इक्वल टू 1, ये पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 गिवन z इज इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें प्रोबेबिलिटी a गिवन b आप ऑलरेडी जानते हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सो ये इवेंट a है, ये इवेंट b है, सो आप जल्दी स्टार्ट सॉल्विंग, अब स्टार्ट करोगे तो आइडिया आ जाएगा। तो सिंपली जितना आपको नॉलेज है उसी पे आप ट्राई करके देखो, आपको समझ आएगा। सो a इंटरसेक्शन b, a गिवन b है तो a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी z इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ ध्यान दो, सो यहाँ जो x है इट हैज सपोर्ट 0 और 1, y इट हैज सपोर्ट 0 और 1, क्योंकि बर्नौली है ना तो सपोर्ट 0 और 1। ओके, तो यहाँ से क्या हो रहा है आप देखो ध्यान से आप, सो इसको मैं फर्दर अगर ओपन करूं तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 1, तो z 1 कब होगा आप ध्यान दो, आप सोचो z की वैल्यू 1 अगर होगी तो व्हेन z कैन टेक वैल्यू 1, अच्छा अगर x 1 है, मान लो x को 1 रखो, इसमें तुम x को 1 रख दो तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सो व्हेन विल यू गेट, व्हेन विल z गिव यू 1, यस, तो x इज इक्वल टू 1 तो है ही, और जब x को मैं इंटरसेक्शन लेना है ना मुझे, तो जब मैं x को 1 रख रहा हूं तो 1 0, तो 1 यहाँ पे देगा जब y, तो z बराबर 1 इक्विवेलेंट है y बराबर 1 के अपॉन, अभी z बराबर 1 है, इस पे लगा लो टोटल प्रोबेबिलिटी देखो, या एनीवे सेम थिंग आई विल राइट, सी ध्यान से, सो x इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू 1, तो इंटरसेक्शन हटा के कॉमा भी लगा सकते हो, इसमें कोई सरप्राइज वाली चीज नहीं है, सो यू कैन टेक कॉमा, x इज इक्वल टू 0 कॉमा z इज 1, x इज इक्वल टू 1 0 कॉमा z इज इक्वल टू 1। ये मैंने क्या किया है, कोई बताओ डिनोमिनेटर मैंने क्या यूज किए हैं, यस टोटल प्रोबेबिलिटी। सो इफ यू नो द प्रूफ ऑफ द टोटल प्रोबेबिलिटी, पिछली लाइन यही है ना, सो हमारे पास अगर इवेंट ये E1 है और ये E2 है, E1 E2 मिलके सैंपल स्पेस क्रिएट कर रहा है, तो x बराबर 0 और x बराबर 1 ये मिलके सैंपल स्पेस जनरेट करेगा, क्योंकि ये x का सपोर्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग पूरा सैंपल स्पेस मिल जाएगा मुझे, 0 और 1 है ना, x बराबर 0 प्लस x बराबर 1 मिलके 1 होगी, और x बराबर 0 इंटरसेक्शन x बराबर 1 की प्रोबेबिलिटी एम्प्टी सेट आएगी, मतलब फाई एम्प्टी सेट होगी ना, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। सो मतलब ये जो ये और ये है E1 E2 है, दे आर पार्टीशन ऑफ द सैंपल स्पेस, E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है, E1 यूनियन E2 सैंपल स्पेस है। सो अगर कोई मेरा इवेंट A है, दिस सर्कल इज इवेंट A, सो आई कैन राइट A एज प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन A प्लस E2 इंटरसेक्शन A। फर्दर एक लाइन अगला लिखूंगा तो वही टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्म आता है, तो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी you can write further it as E1 into A given E1 plus probability of E2 into A given E2। so ये दोनों सेम ही है, ये और ये लिखना सेम ही है, तो मैंने ये वाला फॉर्म लिखा है। so z बराबर 1 चाहिए था मुझे, तो z बराबर 1 के इंटरसेक्शन 0 के साथ, z बराबर 1 के इंटरसेक्शन 1 के साथ हो गया। तो देखो फिर से, तो न्यूमरेटर x1 y1, ठीक, तो xy इंडिपेंडेंट है क्या, देना हो चाहिए उसको, नहीं दिया देना पड़ेगा ना, तो लिखा ना इंडिपेंडेंट दिया रखा है, ठीक है दे रखा है, सो इंडिपेंडेंट है तो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर में देखो अब x 0 z 1, तो x को यहाँ 0 रखो, x को 0 पुट करो तो 0 1 है ना, तो z बराबर x को 0 रखने पे z बराबर 1 कब मिल रहा है, x को 0 रखने पे z की वैल्यू कब मिलेगी मुझे, जब y 0 होगा। x को 1 रखने पे
z की वैल्यू 1 कब मिलेगी मुझे, x को 1 रखने पे? जब y 1 है, ऊपर वाला केस। अब ये हो गया, हो जाएगा नहीं, इंडिपेंडेंट है तो अलग अलग कर दो। और प्रोबेबिलिटी यहाँ पता ही है आपको कि प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 ये बता रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 2/3, प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 2/3, प्रोबेबिलिटी y बराबर 0 1/3। हो गया, ये सारी वैल्यू पुट कर लो। आंसर है। पता नहीं, बाकी लोग बताओ भाई। 1/2 है, देखो ठीक है ना? हाँ तो 1/2 होगा। ओके, नेक्स्ट जो नेहा ने भेजे हैं, चलिए ट्राई करते हैं। सो तो ये जो 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर जो इन्होंने भेजा है, ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample of size n from exponential distribution with PDF shifted exponential है, तो इसका लोकेशन 2 थीटा से चेंज किया गया है और फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स है। तो इसमें ये है कि जो x1 ये फिर से कॉन्सेप्ट हमने क्लास में डिस्कस किया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1/थीटा फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस 1/n गिवन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे क्या है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, क्या होता है जी, एक्सपोनेंशियल के लिए जो दे रखा है इन्होंने, उसके लिए क्या होगा, ये कंप्लीट सफिशिएंट आएगा ये। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये फंक्शन भी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, दिस इज फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर, कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर। नाउ योर वर्क इज टू प्रूव ये जो पॉपुलेशन दे रखा है उसके लिए ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा। तो फैक्टराइजेशन थ्योरम से सफिशिएंट आ जाएगा और डेफिनेशन से कंप्लीट आ जाएगा। तो ये थ्योरम ही है कि फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, वहां से भी दिख रहा है थीटा लेस देन ईच xi/2, सो थीटा लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बाय 2, तो उसके टर्म में आपको कंप्लीट सफिशिएंट प्रूफ हो जाएगा। एंड x1 माइनस x2 जो है ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स है। आप लोग सोच रहे होंगे ये मुझे कैसे पता चल रहा है, तो ये इजी है एक्चुअली, क्योंकि xi है ना, अगर मैं यहाँ पे एक नया रैंडम नंबर y1 लूं x1 माइनस 2 थीटा और y2 लूं x2 माइनस 2 थीटा, सो यू विल एग्री दैट y1 माइनस y2 इज सेम एज x1 माइनस x2। ठीक है, सो ठीक है जी, होगा ऐसा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1 क्या होगा, ध्यान से देखो क्वेश्चन में। सो x माइनस 2 थीटा को y ले लिया, तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y1, क्वेश्चन ग्रुप में है, y1 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल 1, तो उसमें कहीं थीटा आएगा क्या, मैं बोलूं y1 का डिस्ट्रीब्यूशन थीटा से फ्री है, यस और नो, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। y2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री है, तो y1 माइनस y2 का डिस्ट्रीब्यूशन भी थीटा से फ्री होगा। तो इससे और चूंकि y1 माइनस y2 इक्वल x माइनस x2 के, सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो फ्री ऑफ थीटा। तो वैसा कोई रैंडम वेरिएबल जिसका डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर से फ्री होता है उसको बोलते हैं एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स, और ये सिर्फ गेट के सिलेबस में है, जैम में नहीं है। तो जैम में ये वर्ड यूज नहीं करेगा जैम के एग्जाम में, तो ये वाला पार्ट जैम, ये जैम में है कंप्लीट सफिशिएंट, ये एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स सिर्फ गेट में है। अब एक बसूस थ्योरम आता है, ये भी जैम में नहीं है, सिर्फ गेट में है ना, ये 1955 में प्रूव किया था इन्होंने। तो सो बसूस थ्योरम ये कहता है कि कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलरी एस्टिमेटर, या है ना, कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंसिलरी स्टैटिस्टिक्स। तो इसीलिए इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, क्यों, क्योंकि ये वाला इससे इंडिपेंडेंट है। तो सिंपली दिस इज सिंपली 1/थीटा x1 माइनस 1/n। अब आप ट्राई कर सकते हो तो इजीली हो जाएगा। ठीक है जी, पूजा आगे करूं या आगे कर पाओगे आप? सो यहां से क्या होगा, किनका डाउट है? हाँ जी, पूजा पांडे, इससे हो जाएगा ना, सॉरी, अच्छा पूजा में बोल रहा हूँ, सॉरी नेहा, सॉरी मैं नाम भूल गया, हाँ नेहा, हाँ
सो आगे आप ट्राई कर सकते हैं, आप ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स का पीडीएफ लिख के मीन निकाल सकते हैं, नहीं थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे तो आप समहाउ यू ट्राई टू गेट लाइक, यहाँ से क्या होगा कि आप वो यूज कर लीजिए x1 है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक, यहां से अगर मैं y1 का डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं तो क्या आएगा, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैट y yi आर एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर 1, ठीक है। तो बताओ जी, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या होगा, ईच yi इज एक्सपोनेंशियल 1, सो y1 का मतलब मिनिमम ऑफ ऑल yi, y1 y2 yn, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल समेशन थीटा। हाँ मतलब समेशन, आप सही बोल रहे हैं, समेशन पैरामीटर जो है समेशन हो जाएगा, ये रेट है एक्चुअली 1, यहाँ रेट ले रहा हूँ लैम्डा, मीन इसका 1 बाई लैम्डा होगा, तो ये लैम्डा में ले रहा हूँ 1 जो कि रेट है, तो यहाँ पे रेट इसकी आ जाएगी n आ जाएगी, रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल मीन का होता है, जैसे मीन 1 बाई लैम्डा होगा, तो रेट लैम्डा है, तो ये ऐड हो जाएगा, ये पैरामीटर्स ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पैरामीटर आप n टाइम ऐड करेंगे तो एक्सपोनेंशियल n हो गया, तो एक्सपोनेंशियल n हो गया, तो यहाँ से y फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का मीन 1 by n है, व्हाट इज योर y, सो y मतलब y1 can be written as first order statistics in x minus 2 theta, why, because we have defined yi like this, so ये समझ लो yi we have defined like this, so first order y में तो ये आ जाएगा आपके पास, so कहने का मतलब हो गया expectation of first order statistics minus 2 theta is 1 by n, अब इसको यूज कर लो तो इजीली आप ये बता पाओगे, ठीक है, so use this fact and then easily आप ये बता दोगे, ठीक है। क्या होगा, 2 थीटा उधर ले जाओ, 1 by n इधर लाओ, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैट्स माइनस 1 by n का मीन 2 थीटा है, अब यहाँ देखो इसका मीन 2 थीटा है, इसको बाहर निकालो, तो इसका मीन 2 थीटा है, तो 2 थीटा अपॉन थीटा कितना हो गया, तो फाइनल आंसर इज 2, तो इसका आंसर 2 आया, तो हमें पीडीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। एक तरीका था कि मैं फर्स्ट ऑर्डर का पीडीएफ फाइंड करता देन मीन, तो दैट इज टाइम टेकिंग वे, यहां से मैंने थ्योरम यूज कर लिए कि ईच yi's आर एक्सपोनेंशियल 1, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आर एक्सपोनेंशियल n, यहां से मैंने ये मीन लिख लिया, फिर yi को xi में वापस लिख दिया, फिर इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, कांस्टेंट ही तो है e के रिस्पेक्ट में, तो इसको इधर भेजो, तो इसका मीन आ गया 2 थीटा, ये उधर चला गया 2 थीटा, तो ये 2 थीटा अपॉन थीटा, तो आगे 2 आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट, तो ठीक है, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, एक और क्वेश्चन जो आगे है उसको ट्राई कर लेते हैं, जो नेहा, दूसरी नेहा है ना जो भेजा है, फिर आपके क्वेश्चन वापस आते हैं क्योंकि सबको टर्न मिलना चाहिए। सो ओके, सो नेक्स्ट जो है इन्होंने जो 32 भेजे हैं, सो ये कहता है कि S be the set of all continuous function f जिसका डोमेन -1 to 1 है एंड कोड में R है, satisfying following condition, पहला है f is infinitely differentiable on interval -1 to 1, मतलब हमेशा डिफरेंशिएबल होगा ये। ओके, टेलर सीरीज इन्होंने लिख दिया 0 के अराउंड उस f का, तो fx का टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख दिया, और मतलब टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं आप, f of 1 by n 0 आएगा फॉर ऑल n belongs to natural number। अच्छा, then which of the following is are true, f of 1 by n 0 है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, f of 1 by n is 0 for all n belongs to natural number, इसका मतलब है कि अगर मैं ऐसा लिखूं fx is 0 for all x is equal to 1 by n and where 1 by n अगर नेचुरल नंबर है तो 1 by n का रेंज क्या होगा, 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 so on, यही ना। तो ये जो है दिस कैन टेक वैल्यू 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 एंड so on, और f इनफिनिटली डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन मतलब MSQ है, मल्टीपल सेलेक्ट, तो पहला बोल रहा है f0 is 0 for every f belongs to s, s क्या है, सेट ऑफ ऑल फंक्शन है जो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इनफिनिटली डिफरेंशिएबल है, टेलर से एक्सपेंशन इस तरह लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है,
एंड इस तरह से है f डैश 1/2 0 होगा फॉर एवरी f बिलोंग्स टू s. There exists one f in s for which f dash 1/2 will not be 0. तो मतलब b और c एक साथ ट्रू नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर b ट्रू है तो c गलत हो जाएगा, और अगर c ट्रू है तो b गलत हो जाएगा, तो b c में एक साथ दोनों सही नहीं हो सकते. d बोल रहा है कि there exists f in s such that fx is non-zero for some x. तो अगेन a और d एक दूसरे का अपोजिट है. अच्छा, वहां बोल रहा हूँ पहला बोल रहा था f0 0 है, और यहाँ बोल रहा है fx नॉन जीरो है. ओके, फॉर सम x बिलोंग्स टू माइनस. का डेफिनेशन लगाएं तो फिर का a plus h minus fx by h वाला ऊपर तो 0 हो जा रहा है. ऊपर तो 0 हो जा रहा है, तो ये तो 0 है ही ऑलरेडी, ठीक है. और ये भी और यहाँ हाफ प्लस h है, h क्या होगा, कोई बहुत 0 के क्लोज नंबर होगा, है ना. हाँ, तो वो भी 0 to 1 में होगा तो 0 कर देगा, तो 0 आ ही देगा. तो f डैश हाफ कितना आ गया तुम्हारा, f डैश हाफ 0 आ जाएगा. ओके, तो b तो मतलब ठीक है, तुम ये कहना चाहो b ओके है. f0 क्या फंक्शन 0 पे भी 0 होगा, हमें बता रखा है fx 0 है इन पॉइंट्स पे 1 1/2 1/3 सो ऑन. तो देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट f ऑफ 1/n n टेंस, इसको मैं ऐसा कब लिख सकता हूं, कोई बताओ. मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, सो आई एम जस्ट इंटरचेंजिंग लिमिट एंड फंक्शन. तो ऐसा मैं कब कर सकता हूं, ऐसा जब कन्वर्ट करता हूँ. नहीं, f पे क्या कंडीशन है, किसी फंक्शन में लिमिट को मैं इनसाइड शिफ्ट कब कर सकता हूं. कोई भी ट्राई करो, चेक करो तुम, ये थ्योरम है हालांकि, है ना. सो व्हेन कैन वी शिफ्ट लिमिट इनटू द फंक्शन. सो ये ऐसा होगा अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना. तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है या तो डिफरेंशिएबल है, इनफैक्ट तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, f0 के. और मुझे ये क्या दे रखा है, ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो पहला ऑप्शन भी ट्रू है. फिर तो मुझे ये 0 दे रखा है ना इन्होंने, पहला भी ट्रू होना चाहिए, दे रखा है. और एवरी दे रखा है. अच्छा, तो हाँ, फॉर एवरी डे. हाँ, तो फॉर एवरी f बिलोंग्स टू s, s में क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही तो है सारे. और कह रहा है कि एक ऐसा देयर एग्जिस्ट फंक्शन f इन s, एक्चुअली इसका डोमेन जो है अनकाउंटेबल सेट है. अच्छा ये बताओ डिफरेंशिएबल फंक्शन कब होता है, जैसे इसमें अगर मैं डिस्कस करूं, ये रेशनल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, मतलब सॉरी रेशनल पॉइंट पे 0 है, तो ऐसा हो सकता है कि नॉन 0 हो बाकी पॉइंट पे, और डिफरेंशिएबल हमेशा हो इस इंटरवल में. देखो S जो सेट है ना, फॉर ऑल f बिलोंग्स टू s, s कौन सा सेट है, तो s में तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है ना सारे, तो जो बोल रहा है फॉर ऑल f बिलोंग्स टू s, तो s क्या है, s एक सेट है इसमें सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं. हाँ, तो सारे 0 ही हो जाएंगे. तो सारे के लिए हो जाएंगे ना फिर तो, क्योंकि फॉर ऑल f यानी इन जनरल बोला है, वो f जो s में है, s में कौन से हैं, जो कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन एग्जिस्ट करता है उसका, मतलब इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल है, इसलिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं. और f 1/n 0 है हर n पे. अब टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख पा रहे नहीं, तो इसका मतलब है कि तो 0 ही हो जाएगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी क्या ही है. कोई ऐसे कॉम्प्लिकेट सा फंक्शन बना सकते हैं हम लोग जो इरेशनल पे नॉन जीरो मान लो, इरेशनल पॉइंट्स पे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इसमें आंसर क्या दे रखा है, आंसर की में क्या है,
ए बी ओनली। हाँ सर। तो देखो बी और सी तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। जैसे बी में बोल रहा है कि एफ डैश हाफ जीरो होगा हर फंक्शन के लिए, और सी बोल रहा है कि एक ऐसा फंक्शन हो जहां नहीं होगा। तो हमने देखा कि ये तो जीरो ही आएगा, तो इससे ये बी सही, ए बी ऑप्शन है, तो बी ओके है, तो सी गलत हो गया। ए बोल रहा है एफ जीरो जीरो होगा हर एफ के लिए, तो वो तो हमने यहाँ चेक किया कि एफ जीरो जीरो होगा हर एफ के लिए, क्योंकि एफ कॉन्टिन्यूअस है, और ये मुझे क्वेश्चन में जीरो दे रखा है, ये वाला मुझे जीरो गिवन है क्वेश्चन में, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जीरो इज इक्वल टू, और ये एफ जीरो बन गया, तो ये तो हमेशा ऐसा रहेगा, तो ये ओके है, ये ए ऑप्शन है आपका। अब जो डी ऑप्शन है वो कह रहा है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन वहां होगा जहां पे एफ एक्स नॉन जीरो होगा कुछ x -1 से 1 के लिए। तो ऐसा अगर होगा तो वो फेल हो जाएगी। देखो मान लो मैं अगर ऐसा बनाता भी हूँ, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ये रहता है जब x बिलोंग्स टू रैशनल बिटवीन -1 to 1, समथिंग x बिलोंग्स टू इररेशनल बिटवीन -1 to 1। बट आपको पता है ना कि हाँ, तो जैसे ये, लेकिन कब डिफरेंशिएबल होता है ये फंक्शन, जब ये दोनों ये किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल या किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है इस तरह के फंक्शंस, इक्वेट करते हैं। लेकिन आपको बता रखा है कि ये पूरा इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। -1 से 1 में कुछ भी ले लो तब भी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब हमेशा कोइंसाइड कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि यहां जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहां भी आएगी, क्योंकि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, एक पॉइंट पे नहीं, पूरा इंटरवल पे ही डिफरेंशिएबल है, पूरा इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब है fx हैज टू बी 0 एक्चुअली, तो इसीलिए हमारा डी ऑप्शन गलत है। तो ऐसा बना नहीं पाओगे ना, ऐसा फंक्शन मिलेगा नहीं। तो ये समझ लो ए और डी कहीं ना कहीं है ना कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ए में चूंकि जीरो पे ही बात कर रहा था और डी में किसी भी पॉइंट पे बात कर रहा है, इसीलिए नॉन जीरो है। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जहां नॉन जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी अगर आप डिफरेंट लोगे तो कॉन्टिन्यूटी फेल हो जाएगी, लेकिन ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं डिफरेंशिएबल भी है, तो इसलिए fx हैज टू बी 0 एक्चुअली। सो जीरो फंक्शन ही होगा एक्चुअली, ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इनके कुछ क्वेश्चंस रह गए। हाँ सर f of x is equals to sin pi by x लिया तो ओके, आपने f of x लिया, चलिए sin pi by x लिया, ओके फाइन। तो ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है या जीरो पे कॉन्टिन्यूअस है? नहीं। हाँ, तो फेल हो जाएगा इस तरह से। और x बाई पाई ले सकते हैं आप, लेकिन x बाई पाई लेंगे तो बाकी कंडीशन आपको देखना होगा सेटिस्फाई है कि नहीं है, तो ये वाला कंडीशन शायद फेल हो जाएगा। चेक कीजिए इस तरीके से, है ना, तो यही पॉसिबिलिटी आई थिंक, ठीक है। ओके, तो टाइम भी हो गया, तो इनका नया के 1-2 क्वेश्चन रह गए। अच्छा, इनके 2 क्वेश्चन थे, अबे कौन कौन से डाउट थे? एक तो हो गए, मैंने 11 करा दिए, क्वेश्चन नंबर 18 और 20 बता दीजिए 18 और 20 कैसे करना है बस। मैं हिंट देता हूं बस। 18 में क्या है, 18 में आपको क्या करना है, एक्स सी वाई है, तो आपको समहाउ यू हैव टू ट्राई टू राइट, ये जॉइंट पीडीएफ है ना, तो आप एक काम करो, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एक्स भी वाई पे कर रहा होगा, एक्स फ्री है, तो पीडीएफ ऑफ एक्स, हाँ y given x बाइनोमियल x, 1/2 बनेगा, हाँ, और x ज्योमेट्रिक 1/2 बनेगा, तो सेकंड वाला वीडियो ठीक है, तो उसको आप अरेंज कर लो, ठीक है ना। ये जैसे आपको क्या लिखना है, y pmf ऑफ x इनटू pmf ऑफ y गिवन x, इस फॉर्म में लिखना है आपको इसको, तो उससे ट्राई करके देखो आप, नहीं तो कल भी 6 to 7 क्लास है, कल भी डाउट डिस्कस कर सकते हैं। 20 में क्या आपको CDF दे रखा है और पूछ रहा है कि ज्वाइंट CDF दे रखा है एक्चुअली, और आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, आपसे पूछा गया है कि वेरिएंस x वेरिएंस y, तो CDF को यूज करके वो निकाला जा सकता है आप चाहो तो, वेरिएंसेस ना, क्या रैंडम वेक्टर x y हैव ज्वाइंट CDF दिस एंड x मोर देन 0 y मोर देन इक्वल टू 1, उस पे ये वैल्यू है, तो चेक करो ये क्या होगा। तो यहाँ से आप कैसे फाइंड करेंगे CDF से,
वेरिएंस, मार्जिनल निकाल देंगे, मार्जिनल CDF मिल जाएगा, यस। y टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो वहाँ से f1 f(x) मिला सर। यस और यस। उसके बाद where तो इसका हिंट ये है, जो 20 वाले का हिंट ये हो गया कि CDF ऑफ प्लस इंफिनिटी कॉमा y यू विल गेट CDF ऑफ y, इससे कीजिए, और x कॉमा प्लस इंफिनिटी यू विल गेट दिस। अब सेपरेटली CDF आ जाएगा तो आपको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा और उससे फिर आंसर आ जाएगा। सो आई थिंक व्हाट आई थिंक इज y 0 से 1 में है ना, तो y का सपोर्ट 0 से 1, y में भी यूनिफॉर्म हो जाएगा 0 1, एंड x जो है एक्सपोनेंशियल 1 हो जाएगा, तो उससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। सो यू विल गेट, तो आप ट्राई करके देखो, आ जाएगा आंसर। बाकी कल भी 6 to 7 डाउट क्लास डेली चल रहा है, तो आप कल भी पूछ सकते हैं। ओके, तो चलो अभी 7 to 9 वाला बैच कंटिन्यू करते हैं, बाकी डाउट कल 6 to 7 फिर करेंगे। थैंक यू। हाँ।